So we will discuss about MCQs from 34 to 47 or 48 approximately in this chapter. This is the part 3 of MCQ series of matter in our surroundings chapter. The question number is 34 and it is given that water drop sticks to the surface of the glass due to. ग्लास का मतलब यहाँ पे ग्लास से नहीं है, यहाँ पर ग्लास का मतलब है एक शीशे से, जैसे गाड़ियों के शीशे होते हैं, मिरर्स होते हैं, अगर हम उनके ऊपर पानी गिर दें तो बेसिकली हमारी जो ड्रॉप्स होती हैं वाटर की वो उसके ऊपर चिपक जाती हैं। बहुत सा पानी नीचे आ जाएगा फिसल करके, स्लिप होकर के, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में उस पर चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। तो जो स्टिक होने की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ स्टिकिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल ऑन टू द ग्लास सरफेस इज नोन एज द अडहेशन। उस प्रॉपर्टी को हम बच्चों नाम देते हैं अडहेशन का, ठीक है ना। तो वो कोहेशन कहलाती है क्योंकि कोहेशन एक अट्रैक्शन फोर्स होती है बिटवीन दी सॉलिड पार्टिकल्स। फ्लोकुलेशन जो वैल्यू होती है वो लिक्विड्स के अंदर पाई जाती है, प्योरली लिक्विड एंड लिक्विड स्टेट जब होती है। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास बचता है अडहेशन का। अडहेशन होता है एक लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच में। तो बेसिकली सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 इज प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज। प्रेशर कुकर के अंदर बेसिकली देखो ये प्रेशर कुकर है, बड़ा सा है मेरा एक्चुअली, ये बड़ा कुकर मैंने बनाया। इस बड़े कुकर में खाना जो है वो जल्दी बन जाता है। खाना जल्दी बनने के पीछे का रीज़न होता है प्रेशर का रिड्यूस होना। तो जो प्रेशर कुकर होते हैं रिड्यूस कर देते हैं कुकिंग टाइम को। बेसिकली कुकिंग टाइम का रिड्यूस होना इज़ द रीज़न बिहाइंड द टाइम टेकन फूड प्रिपेयरिंग में। तो यहाँ पे जो कुकिंग का टाइम रिड्यूस करते हैं ये प्रेशर कुकर, किस वजह से करते हैं बेसिकली, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है बच्चों। कैसा प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर बनने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस इनसाइड द प्रेशर कुकर। तो अगर आप प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वहाँ पे कुकिंग टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो कह रहा है कि द हाई प्रेशर इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दिस इज़ द रीज़न एंड दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जैसे हम और क्वेश्चंस को अगर स्टेट करते हैं और एमसीक्यूज़ के पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है कि द हीट इज़ मोर ईजिली डिस्ट्रीब्यूटेड। कुकर के अंदर हीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, हीट बनी रहती है और कंज्यूम रहती है, उसी के अंदर घूमती रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पाया जाता। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड इज लोअर्ड, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि प्रेशर बढ़ चुका है। जब प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ना कि डिक्रीज होता है। थर्ड वन इज़ द लो फ्लेम इज़ यूज्ड। ऐसा नहीं है, कुकिंग टाइम अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है वो तेज़ फ्लेम पर हो रही होगी, वो प्रिपरेशन फास्ट फ्लेम पे कराई गई होगी, हाई फ्लेम पर कराई होगी। लो फ्लेम पर कोई भी चीज़ जल्दी प्रिपेयर नहीं होती, कुकिंग टाइम डबल हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है रिड्यूस होने की जगह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। देन क्वेश्चन नंबर 36 इज गिवन latent heat of vaporization is used. So option number 1 is overcome the force of attraction between molecules in the solid. यहाँ पे latent heat of vaporization का पूछा है। vaporization बेसिकली लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि लिक्विड्स कैन इवेपोरेट, लिक्विड्स कैन वेपोराइज। तो जो आंसर होगा वो लिक्विड्स के लिए होगा, सॉलिड के लिए नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 तो गलत हो ही गया हमारा। ऑप्शन 2 को देखें तो इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट। अब जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो एक हिडन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो लिक्विड के पार्टिकल्स को गैस में कन्वर्ट करती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ा रहा है तो जनरली उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड वन इज ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट। अब जो लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स थे वो गैस में क्यों कन्वर्ट हो पाए, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था। हमने क्या किया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी और ये ब्रेकिंग हो गई, बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई यहाँ पे। तो इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो था वो टूट गया। जैसे ही वो टूटेगा तो ये लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर मैं फोर्थ की बात करता हूँ तो इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन वेपर स्टेट। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पहले वो लिक्विड स्टेट में बढ़ाता है, उसके बाद गैसियस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बन जाती है, वहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज का कोई रोल नहीं रहता। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 37। द इंटर कन्वर्जन इन्वॉल्व इन यूसेज ऑफ ओडोनिल इन वॉशरूम इज़। देखो वॉशरूम में जो ओडोनिल वगैरह को हम यूज़ करते हैं बच्चों, इसको रूम फ्रेशनर की तरह रूम में भी यूज़ किया जाता है, बहुत सारे आते हैं आजकल मार्केट में। उनके अंदर ना एक सॉलिड फॉर्म भरी होती है, ये आजकल सर्कुलर शेप में ज़्यादा आ रहे हैं मार्केट के अंदर। बेसिकली स्फेरिकल इसमें स्क्वायर शेप में भी आते हैं वैसे तो,
लेकिन आज के टाइम में ज़्यादा जो सर्कुलर शेप है वो यूज़ की जा रही है। तो ओडोनियल को जब आप खोल करके देखोगे पैकेट के अंदर से तो वो सॉलिड निकलेगा, और आप क्या देखते हो कि एक टाइम के बाद 10 दिन 20 दिन या 30 दिन के बाद वो सारा का सारा पैकेट खाली हो जाता है। तो वो सॉलिड आखिर गया कहाँ? तो बेसिकली जिस चीज़ की वजह से हमारे रूम में फ्रेशनेस हुई, एक स्मेल हुई, अच्छी वाली फ्यूमिंग स्मेल हुई, बढ़िया वाली फ्रेग्रेंस हुई, वो बेसिकली सॉलिड के डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने की वजह से हुई। तो यहाँ पर जो प्रोसेस चलता है दैट इज़ नोन एज द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू द गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। सॉलिड से डायरेक्टली किस में आ जाएगा? गैस में आ जाएगा विदाउट चेंजिंग द लिक्विड स्टेट। तो बेसिकली ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सब्लिमेशन इज इन्वॉल्व इन, अब सब्लिमेशन किस किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन हमसे पूछे हैं, देखो इंसेंस स्टिक और ओडोनिल। तो ओडोनिल में तो सब्लिमेशन होता है, लेकिन इंसेंस स्टिक में नहीं होता। जो अगरबत्ती वगैरह होती हैं उनके अंदर सब्लिमेशन नहीं होता। कैम्फर एंड इंसेंस स्टिक, इसमें कैम्फर बेसिकली कैम्फर में तो होता है लेकिन इंसेंस स्टिक में नहीं होता। थर्ड ऑप्शन इज परफ्यूम एंड ओडोनिल, ओडोनिल में तो होता है लेकिन परफ्यूम में नहीं होता। अब लास्ट ऑप्शन बचा नेफ्थेलिन बॉल्स और कैम्फर, ये दोनों ही एग्जांपल्स हैं सब्लिमेशन के प्रोसेस के, क्योंकि नेफ्थेलिन भी डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से, और कैम्फर भी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 इज लिक्विफिकेशन या लिक्विफिकेशन ऑफ ए गैस कैन बी कॉज्ड बाय, यानी कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसके पीछे का रीज़न क्या हुआ? गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बच्चों पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स कैसी होती है? कम होती है, इसकी वजह से ये दूर दूर होते हैं। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? पास पास होते हैं, बहुत पास पास हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दी गैस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थी और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो आपका ऑप्शन देखना है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, गलत बात है, क्योंकि गैस को जब आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, बढ़ेगी थोड़ी ना, कम हो जाएगी, क्योंकि वो बाइंड हो जाएंगे आपस में। डिक्रीज इन इंटरपार्टिकुलर सेपरेशन, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पार्टिकल्स का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। गैस में पार्टिकल का स्पेस ज़्यादा होता है जबकि लिक्विड में पार्टिकल का स्पेस कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स व्हेन इंक्रीज्ड अफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन एडवर्सली। इनमें से कौन सा फैक्टर जब इंक्रीज़ किया जाएगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन में फ़र्क पड़ेगा? तो ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, आपने लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया। दूसरा सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड एक्सपोज टू सराउंडिंग, ये भी बिल्कुल ठीक बात दिखी है वैसे तो। ह्यूमिडिटी इन एयर और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो कह रहा है कि जब आप इंक्रीज़ करते हो इनमें से कोई से एक फैक्टर को तो इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाता है, ये पूछा जा रहा है। एडवर्सली का मतलब होता है रिवर्स, कि आपने एक फैक्टर इंक्रीज़ किया, इन चारों में से कोई भी वो फैक्टर हो सकता है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो इवेपोरेशन कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, ये हमें बताना है। तो हमें ये ढूंढना है कि कौन से फैक्टर को बढ़ाने से इवेपोरेशन की रेट कम हो जाएगी। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ बच्चों तो इवेपोरेशन तो फास्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। सरफेस एरिया अगर मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया तो भी इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ये हमने पढ़ा था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ह्यूमिडिटी इन एयर, अगर मॉइस्चर हो एनवायरनमेंट में तो इवेपोरेशन की रेट कम हो जाती है, मंदी हो जाती है, धीरे पड़ जाती है इवेपोरेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और लास्ट हमारे पास इसमें लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है गैस टू लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना। अब आप सोचो कि मैं गैस से लिक्विड में लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ और कंडेंसेशन के प्रोसेस में गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर वेपोरेशन तो हो ही नहीं रहा, यहाँ तो क्या हो रहा है? लिक्विफिकेशन हो रहा है, उल्टा गैस का डायरेक्टली कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड के अंदर। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 इसलिए गलत होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट टाइप ऑफ ए प्रोसेस इज इवापोरेशन। इवापोरेशन किस टाइप का प्रोसेस है? दिया गया है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, फोटोकेमिकल या फिर बायोकेमिकल। तो इनमें से हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट बताने वाले हैं? देखिए, जो इवेपोरेशन होती है बेसिकली वो क्या करने वाली है? इवेपोरेशन कब होती है? जब वो हीट को पहले एब्जॉर्ब करती है। कोई लिक्विड कब तक वेपोराइज नहीं होगा, कब तक वेपर नहीं बनेगा? जब तक हम इसको हीट ना दें, जब तक हम इसको गर्म ना करें। तो बेसिकली इवेपोरेशन इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 इज गिवन इन समर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड टू डार्क कलर क्लोथ्स बिकॉज, हल्के कलर के कपड़े पहनने के लिए प्रेफर किया जाता है, जैसे वाइट शर्ट हो गया, बहुत लेमन येलो हो गया। ब्लैक कलर की शर्ट पहनने के लिए अवॉइड किया जाता है गर्मियों के टाइम में। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है बच्चों? शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन है बेसिकली। क्योंकि जो वाइट कलर होता है, अगर मैं जनरली देखूँ तो वाइट कलर जो है वो कम हीट को एब्जॉर्ब करता है। वाइट कलर जो होता है वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है, जबकि डार्क कलर के क्लोथ्स जो होते हैं वो हमेशा हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है दैट इज़ 43,
43 में बोला है कि आइडेंटिफाई अ फॉल्स स्टेटमेंट, हमें एक गलत स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है अमंग द फॉलोइंग। नंबर 1 इज इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना एंड कॉजेज कूलिंग। तो बच्चे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि एक्सप्लेन वाई इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना एंड कॉजेज कूलिंग, इसको अभी हम साइड रखते हैं। सेकंड वन इज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन की रेट बढ़ेगी। अभी हमने पीछे देखा लास्ट क्वेश्चन में, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया, ये गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि जो सरफेस एरिया बढ़ता है अगर, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता है। अगर मैं एक छोटी कटोरी में पानी गर्म होने रखूँ या मैं एक बड़ी प्लेट में पानी गर्म होने रखूँ सेम अमाउंट लेकर के पानी का, तो प्लेट वाला अमाउंट जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा दिया हमने। तो बेसिकली थर्ड ऑप्शन इसका गलत स्टेटमेंट हो गई, तो इसका मतलब है हमारा आंसर 3 होगा, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है दैट इज़ 44 में 3 डायग्राम्स बच्चों दे रखे हैं, पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल, पहला एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड, लेकिन बीकर सबके अलग अलग हैं। इस बीकर का एरिया छोटा है, इस बीकर का एरिया बड़ा है, इस बीकर का एरिया सबसे छोटा है। तो हमसे पूछा एक्स वाई जेड कंटेनर्स आर प्लेस 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, सबका टेम्परेचर एक जैसा है, सबको एक ही टेम्परेचर पे रखा हुआ है। कह रहा है दैन डिक्रीज इन टेम्परेचर इज मोर इन, किसके टेम्परेचर में डिक्रीज़ आएगा, यानी कि किसके टेम्परेचर को हम देखेंगे कि किसके टेम्परेचर में कम फ़र्क आ रहा है। तो आप किस बेसिस पर डिपेंड करेंगे। देखो ये जो साइज़ यहाँ रखा हुआ है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर बीकर का साइज़ क्या है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइज से फ़र्क पड़ेगा तो इवेपोरेशन रेट पे पड़ेगा, ना कि इसके टेम्परेचर पर। तो इसके टेम्परेचर यहाँ पे कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड हम कहेंगे, क्योंकि पेट्रोल 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 तीनों का बॉइलिंग पॉइंट तो सेम रहेगा ना, तीनों के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम है। जब हम इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो तीनों एक ही जैसे टेम्परेचर पर गर्म होना शुरू होंगे, तीनों एक ही टेम्परेचर पर इवेपोरेट होना शुरू होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 45। दिस वन इज डॉग्स स्ट्रेचेज आउट देयर टंग्स जनरली इन समर बिकॉज, गर्मियों के दिनों में उनकी जो टंग होती है वो अपनी जीभ को खींचते रहते हैं, मतलब लंबी निकालते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं बार बार। तो उसके पीछे का रीज़न क्या पूछा है, इवापोरेशन लीड्स कूलिंग, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, फ्रीजिंग ऑफ सलाइवा और देयर बॉडी टेम्परेचर्स आर हाई। तो ये बहुत लॉजिकल रीज़न है, सभी बच्चों को पता होता है। तो जीभ ज़्यादा बाहर क्यों निकालते हैं गर्मियों के टाइम में, क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, उनकी बॉडी में हीट का अमाउंट ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से वो बार बार अपनी टंग को बाहर निकालते हैं और हाँफते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 46, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर। हमसे पूछा है इज़ मोर इन कोस्टल एरियाज़ देन इन नॉन कोस्टल एरियाज़। तो बच्चों कोस्टल एरियाज़ वो होते हैं जो समुद्री इलाकों के पास होते हैं, समुद्र के आसपास का एरिया होता है। नॉन कोस्टल एरिया वो जैसे हम लोग रह रहे हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं वो नॉन कोस्टल एरिया है। इज़ मोर इन नॉन कोस्टल एरिया देन इन कोस्टल एरिया। चलो हम लॉजिकल बात करते हैं, हम इसके ऑप्शन को बाद में देखेंगे। मैंने आपसे कहा समुद्र के पास रेट ऑफ इवेपोरेशन चेक करो, और मैंने कहा आप अपने घर में रेट ऑफ इवेपोरेशन चेक करो। तो ज़्यादा कहाँ मिलेगी मुझे, अपने घर के अंदर मिलेगी। रीज़न, क्योंकि हमारे घर के अंदर मॉइस्चर नहीं है, वहाँ पे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी नहीं है। लेकिन जो समुद्र होते हैं या ओशियन होते हैं उनके आसपास क्या पड़ा होता है, बहुत सारा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे, ड्यू टू द कंडेंसेशन प्रोसेस, क्योंकि वहाँ से इवेपोरेशन भी होता रहता है सनलाइट की वजह से और कंडेंसेशन भी होता रहता है टेम्परेचर डाउन होने की वजह से। तो बेसिकली जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो इवेपोरेशन की रेट है वो कम होगी। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कोस्टल एरियाज़ के लिए कम है, वो चीज़ चेक कर लो। तो ये कह रहा है कि नॉन कोस्टल एरिया में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है कोस्टल एरियाज़ के कंपैरिजन में। तो यही स्टेटमेंट करेक्ट आ रही है, क्योंकि घरों के अंदर रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगी एज़ कम्पेयर टू दी जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 47 इज गिवन, विच वन विल हेल्प टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड केप्ट इन एन ओपन चाइना डिश। यानी एक बाउल है, चाइना डिश कटोरी खुली हुई रखी है, उसमें पानी को इवेपोरेट होने के लिए रखा गया है। तो कौन उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करेगा, यानी कि बढ़ाएगा, फास्ट करेगा। नंबर 1 इज कीपिंग डिश इन दी ओपन, ब्लोइंग एयर इनटू द लिक्विड, कीपिंग द डिश अंडर अ रनिंग फैन और ऑल द अबव। तो इवेपोरेशन किस में फास्ट होने वाला है। तो बच्चों ये सारे ही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इवेपोरेशन को फास्ट कराने के लिए, कि आपके जो एयर है, बेसिकली एयर फ्लोइंग जो होती है, एयर ब्लोइंग जो होती है, अगर वो तेज़ होती है तो भी इवेपोरेशन फास्ट होता है। अगर हम ओपन बर्तन में किसी डिश के अंदर गर्म करते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ पे इवेपोरेशन फास्ट होता है, क्योंकि अगर हमने क्लोज वेजल ले ली तो कंडेंसेशन होता रहेगा साथ के साथ और इवेपोरेशन स्लो पड़ जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है कि कीपिंग द डिश अंडर अ रनिंग फैन, यानी कि वही ब्लोइंग द एयर की हम बात कर रहे हैं।
और ये वाला ऑप्शन है कि ब्लोइंग एयर इनटू द लिक्विड, आप लिक्विड के अंदर हवा जितनी तेज़ी से डालोगे वो उतनी तेज़ी के साथ इवेपोरेट होगा ड्यू टू द गैस प्रेजेंट इन दी वाटर मॉलिक्यूल दैट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बेसिकली ये थे आपके MCQs फ्रॉम 34 टू 47। इन MCQs को बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करें क्योंकि MCQs इंपॉर्टेंट्स हैं। 3 सीरीज़ अभी तक हमने इसकी देखी हैं, MCQ सीरीज़ 1, MCQ सीरीज़ 2, MCQ सीरीज़ 3। ये आपका थर्ड पार्ट था जिसमें 3 सीरीज़ हमने कवर करी। और भी ऐसे MCQs हम इन चैप्टर के डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में आप लोगों को और भी अच्छे MCQs मिलेंगे जो आपके NTSC लेवल के लिए और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए यानी कि 9th की एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे।